वक्त क्यों फोन किया? अब तुम्हें फ़ोन करने के लिए वक्त देखना पड़ेगा मुझे। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है, नहीं? एग्जैक्ट लोकेशन क्या बताया? कंट्रोल रूम ने कहा है सर, चित्रेवाड़ी टर्निंग। साहब इस तरफ भाई। मतलब जेबी भी खाली होंगी, फिर भी एक बार चेक कर लो। साहब मैं सवेरे टहलने निकला था, तभी ये देखा। तो रोज सुबह यहाँ टहलने आता है? हो सर। जेबें खाली हैं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये सारा खेल आइडेंटिफिकेशन मिटाने का है। कोटे राव, कुछ मिला? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। तू चित्रेवाड़ी गांव से ही है ना? हो साहब। तो अपने गांव के पाटिल को बोलो कि पता करे गांव में कोई मिसिंग है कि नहीं। जी सर। ब्लाइंड केस लगता है सर। दरअसल अश्विन ब्लाइंड कातिल होता है, जिसे लगता है पहचान मिटाने से उसका जुर्म में मिट जाएगा। लगता है काफी खुन्नस रही होगी। जी हाँ, काफी पीटा गया है। विक्टिम की उम्र क्या होगी? 23 से 26 साल। और मौत का समय? मौत को 24 घंटे नहीं हुए हैं इंस्पेक्टर, पेट में अनडाइजेस्टेड खाना था। आज 17 अगस्त है, मतलब कत्ल कल 16 अगस्त को हुआ होगा। जी। लंच के बाद या डिनर के बाद? लंच के बाद। 18 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ना ही कोई मोबाइल मिला और ना ही कोई वॉलेट, कुछ भी नहीं। इगतपुरी, कसारा और नासिक सिटी के हर पुलिस स्टेशन से मिसिंग कंप्लेंट निकलवाओ जो इस बॉडी से मैच करती है। जी सर। खबरियों को हर कस्बे में छोड़ दो। इस लाश की शिनाख्त जल्द से जल्द होना बहुत जरूरी है। फिर देखते हैं कातिल को। लगता है गुस्सा कूट कूट कर भरा है उसमें। मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है, नहीं? ये देख, क्या बोल रहा था तू? किसी के बाप को नहीं पता चलेगा। अरे लावारिश लाश का किसी को पता चलेगा? भटकते रहेंगे अंधी गली में पुलिस वाले। यार दफना देना चाहिए था लाश को तभी। अरे तो फिर 2 दिन बाद मिलती, तब भी किसी को कुछ नहीं पता चलता। देख, जो हुआ है वो भूल जा, और जो नहीं हुआ है ना, वो भी भूल जा।
मैडम आती हूँ का? आओ शिरके। मैडम, चित्रेवाड़ी पुलिस स्टेशन इगतपुरी को चित्रेवाड़ी के पास कल एक लाश मिली पहाड़ पर, चेहरा बिगड़ा हुआ। मैडम, आज जब हम लौटे तो मुझे ख्याल आया कि ये खबर कल आई थी इगतपुरी थाने से। उन्हें यहाँ के मिसिंग कंप्लेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए थी। अपना केस और चित्रेवाड़ी का केस कोई कनेक्शन दिख रहा है? कहाँ मिली और कब? आज सुबह मिली सर। आज सुबह? जी सर, कसारा घाट पर। वाकोरली के किसी गांव वाले ने लाश देखी जंगल में। शिरके, पॉकेट्स चेक करो। नहीं मैडम, कुछ भी नहीं मिला। बटुए मोबाइल के लिए सारा एरिया सर्च करो। कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाई सर, न लाश पर से न आसपास से। पोस्टमार्टम झालं? चालू है सर सिविल हॉस्पिटल में। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाए मुझे सारे डिटेल्स चाहिए, क्योंकि अनीता, एक जिला, 2 दिन, 2 जंगल और 2 आदमियों की लाशें, दोनों के चेहरे बिगाड़े हुए, बॉडी पर आइडेंटिफिकेशन का एक भी कतरा नहीं। इत्तेफाक होना थोड़ा मुश्किल लगता है। यानी मर्डर 16 अगस्त को हुआ? हाँ, लेकिन मर्डर से पहले क्या विक्टिम के पेट से अनडाइजेस्टेड खाना मिला है? हाँ। दोनों हाथों में फ्रैक्चर्स हैं? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? एक्चुअली इगतपुरी के पास चित्रेवाड़ी में भी कल एक लाश मिली। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सिमिलर है और दोनों हाथों में सलिए जैसे किसी ऑब्जेक्ट की मार से फ्रैक्चर्स हैं। क्या विक्टिम की एज 23 से 26 के बीच है? हाँ, लगभग उतनी ही। और कोई डिटेल्स डॉक्टर? विक्टिम का खतना हुआ है, शायद विक्टिम मुस्लिम था। अब तुम्हें फोन करने के लिए वक्त देखना पड़ेगा मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है। पर वो 2 लाशें कुछ नहीं कह रही थी, अपने आप के बारे में कुछ नहीं कह रही थी, सिवाय इसके कि इन दोनों के कत्ल में कोई कनेक्शन हो सकता है। इन हत्याओं से क्या हिसाब चुकता हुआ था ये आगे पता चलने वाला था, लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी था कि इन दोनों युवकों के बीच में अगर कोई कनेक्शन था तो वो क्या था। एक लड़का मुस्लिम है जिसकी बॉडी हमें कसारा घाट पर मिली, दूसरा चित्रेवाड़ी वाला हिंदू क्रिश्चियन, पता नहीं। पूरे जिले में इन दोनों के प्रोफाइल से मैच करती कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली है। सर, कसारा घाट पर जो बॉडी मिली इस मुस्लिम लड़के की, उसकी फोटोज हमने सब जगह घुमाई, पोस्टर बनवाए, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम उम्र थे, शायद दोस्त होंगे। फिर अभी तक हमें कोई मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं मिली? हो सकता है ये दोनों एरिया के बाहर से आए हो और यहां मारे गए हो। पॉसिबल है सर, हो सकता है सर इनके किसी करीबी ने ही ये कांड कर दिया है, इसलिए अभी तक आइडेंटिफिकेशन के लिए सामने नहीं आ रहा है। 2 नौजवान थे और जैसा कि आप कह रहे हैं जिले के बाहर से हो सकते हैं। लाशों की डिटेल्स हमने महाराष्ट्र स्टेट के सभी थानों में भेज दी हैं। वैसे लाशों की फोटोज के अलावा कोई और आइडेंटिफिकेशन की डिटेल्स हमारे पास है नहीं। कातिल ने दोनों के आइडेंटिफिकेशन मिटा दिए, फिर भी मिटे सबूत से हम कोई ना कोई सुराग जरूर ढूंढ निकालें। सर, इस चित्रेवाड़ी हिल्स के बंदे की पैंट रेडीमेड नहीं लग रही है, सिलाई हुई लगती है। प्रसाद बेल डॉट बेल सरनेम तो नहीं हो सकता? जी नहीं सर, हमारे यहाँ के केस के कपड़ों और जूतों से कोई लीड नहीं मिली। हमें लाश की पैंट से एक टेलर का टैग मिला है। हम लोग 0 से 1 पर आ गए अनीता। सर, ये पेंट के लेवल पर BEL डॉट मतलब बेल डॉट, ये बेलापुर हो सकता है सर, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। उसके आगे बेलगांव भी हो सकता है जो कर्नाटका में है सर। और ये प्रसाद, ये शायद किसी टेलर का नाम होगा सर, जिसने वो पेंट सिली है।
बेलापुर और बेलगांव, हम लोग यहां है। ये अपनी इगतपुरी और ये रहा आपका कसारा। अब नवी मुंबई में ये रहा बेलापुर जो इगतपुरी से 124 किलोमीटर दूर है, और ये रहा कर्नाटका में बेलगांव जो इगतपुरी से 573 किलोमीटर दूर है। सर फोटोज और डिटेल्स बेलापुर भेजे तो गए थे, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। अब बेलगांव भी भेज दो, लाश के डिटेल्स और प्रसाद बेल डॉट के डिटेल्स भी। तो मैं प्रसाद बेल डॉट की डिटेल्स बेलापुर भी भेज देती हूँ। घास की बोरी में एक सुई, एक टेलर ढूंढना है हमें जिसका नाम शायद प्रसाद है। अश्विन, तुम्हारे 3 सबूत तो यहीं तैयार हो गए, प्रसाद, टेलर, बेलापुर या बेलगांव। कांग्रेट्स। मैं चाय बनाऊं? हाँ 3 कप बना लो, अरविंद और गिरीश भी आ रहे हैं। पिछले 5 दिनों से इतनी बड़ी बड़ी फोटो आ रहे हैं दोनों की। उसी टाइम दफना देना चाहिए था यार। अब हो गई गलती यार, अब कर भी क्या सकते हैं, बदल तो नहीं सकते ना। यार मुझे तो डर लग रहा है कि पुलिस को कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर मिलेगा जो हम मिटा नहीं पाए, कुछ एक छोटा सा भी। यार ऐसे कैसे सुराग मिलेगा अरविंद? पिछले 5 दिनों से तो उनके हाथ में कुछ नहीं लग पाया, अब कैसे लगेगा? और अभी तक कुछ लगता तो टाइम पास के लिए फोटो छाप रहा है वो डेली। बात कर रहा है यार। तू क्यों मौन व्रत में यार, कुछ तो बोल। क्या बोलूं मैं? देखो यार, आज कल या बीते हुए कल में हिसाब तो चुकता होना ही था। ऐसे दर्द का कर्ज लेकर कोई जी नहीं सकता, और अगर ये कर्ज उतरता ही नहीं, चुकता ही नहीं होता, तो जिंदगी क्या रह जाती? 2 टके की भी नहीं। साहब लाशों के फोटो से कुछ भी हाथ नहीं लगा है, लेकिन यहाँ बेल गांव में प्रसाद टेलर मिला है, नकुल नगर में। इस प्रसाद टेलर के टैग का फोटो लेकर भेज मुझे। ठीक है सर। मैच हो रहा है सर। अश्विन, इस बार सच में कांग्रेट्स। चलो, खाता तो खुल गया। सर टैग तो मेरा है, पैंट भी यहीं से ली होगी। ये पैंट हमें एक लाश पर से मिली, हमें नहीं पता कौन है वो।
जानना है, आप बता सकते हैं? सर ये प्लास्टिक खोल कर देख सकते हैं? सर यही प्रकाश गौड़ा 15 फरवरी 2013 को पैंट सिलाई थी। आप फोन नंबर या एड्रेस नहीं लेते क्या? सर, एड्रेस की कभी कोई जरूरत पड़ी नहीं और मैं किसी घर जाता नहीं। जैसे कपड़े सिलवाने होते हैं यहाँ के नाप देता और सिलवा के ले जाता है। तो ये प्रकाश गौड़ा है कौन? कुछ तो आइडिया होगा? मैडम इसका तो चेहरा भी ठीक तरह से नहीं दिख रहा। क्योंकि चेहरा बिगाड़ दिया गया है जानबूझकर। प्रसाद जी, ये प्रकाश गौड़ा जिसने आपसे ये पैंट सिलवाई थी, कुछ आइडिया है कहाँ से आया था या कहाँ रहता था? इतनी पुरानी दुकान है, इतने सारे कस्टमर है, किस किस का नाम याद रखूंगा? मुश्किल है। सर वो यहाँ पेंट सिलवाने आया था तो शायद वो भी नकुल नगर का ही होगा। सर, इस नकुल नगर में कई सारे मोहल्ले हैं। प्रकाश गौड़ा उम्र 23 से 26 के बीच। सर यहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है नकुल नगर पुलिस स्टेशन, पर वहाँ जाके मैंने चेक किया, वहाँ किसी भी प्रकाश गौड़ा नाम के बंदे का मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। शायद वो यहीं का होगा सर, लेकिन रहता इगतपुरी की साइड में होगा। उसकी फैमिली भी यहीं रहती होगी और हो सकता है सर उनको इस बात का पता ही ना हो कि क्या कांड हो गया। सर अगर आप इशारा करो तो मैं लड़कों को काम पे लगा देता हूँ। ठीक है गोविंद, तेरे लड़कों को काम पे लगा दे और जल्द से जल्द बता दे ये प्रकाश गौड़ा है कौन और क्यों मारा गया। अंधी गली की पहली दीवार फांद ली गई थी, रोशनी नजर आ रही थी पर रास्ता नहीं। जिस शख्स की पूरी पहचान साफ करने की कोशिश की गई थी, उसकी पहचान कैसे होती? दूसरी तरफ थी दूसरी लाश की शिनाख्त जो अभी बाकी थी। इन दो लाशों के बीच में कोई कनेक्शन था भी या फिर नहीं? आपका बेटा प्रकाश क्या काम करता है रामेश्वर जी? वो मंगलुरु में इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में है। पर तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ अम्मा, सब कुछ ठीक है। बस पता चला कि आपका बेटा है प्रकाश गौड़ा, तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे ऐसे कोई क्यों पूछेगा? तुम हो कौन? महाराष्ट्र के इगतपुरी में चित्रेवाड़ी पुलिस को लाश मिली, हाइट 5 फीट 8 इंच और उम्र। ये क्या दिखा रहा है हमें? अम्मा एक बार अपने बेटे को फोन तो कीजिए। है तू पागल है क्या? ये लाश की फोटो दिखा के हमें परेशान कर रहा है। चल भाग यहाँ से वरना पुलिस को बुलाऊंगा। मुझे पुलिस नहीं भेजा रामेश्वर, मैं खबरी और बस अपना काम कर रहा हूँ। आप शांत हो जाइए, एक बार अपने बेटे प्रकाश को फोन तो लगाइए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. कहीं गया होगा, उसका फोन बंद आ रहा है। मुझे नंबर मिलेगा प्रकाश का? तुम क्यों हमारे बेटे के पीछे पड़े हो और क्या साबित करना चाहते हो ये सब करके? अम्मा मैं कुछ भी साबित नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस मेरे वाले प्रकाश को ढूंढ रहा हूँ। आप मुझे नंबर दे दीजिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। हॉस्टल में रहता है ना प्रकाश? यहाँ मोहल्ले में कोई दोस्त है उसका? उसका दोस्त है वाजिद बेग, लेकिन वो नकुल नगर में नहीं, मोमी नगर में रहता है। वो भी इंजीनियरिंग करता है, वही हॉस्टल में दोनों रूम शेयर करते हैं। वाजिद बेग कहा ना? हाँ। विक्टिम का खतना हुआ है, शायद विक्टिम मुस्लिम था। प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग, आपके दो केसेस, प्रकाश इगतपुरी और वाजिद कसारा। दोनों के माँ बाप ने 10 दिन पहले उनसे बात की थी। दोनों के फोन ऑफ है और ये दोनों के नंबर। इनकी तस्वीरें नहीं मिली? नहीं सर, क्योंकि दोनों के माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, ये तस्वीरें तो नहीं मिल पाई। सर कॉलेज को कांटेक्ट करते हैं, सारी डिटेल्स फोटो सब मिल जाएंगी। वो बेस्ट रहेगा सर।
माँ बाप काफ़ी अंधेरे में, क्योंकि दोनों हॉस्टल में रहा करते थे और 2 महीने पहले वो दोनों आखिरी बार अपने घर आए थे। कॉलेज का नाम और नंबर मिला? हाँ सर। यस सर, प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग दोनों हमारे हॉस्टल में रहते हैं सर। दोनों फाइनल ईयर बीई के स्टूडेंट्स हैं सर। इस वक्त कहाँ हैं? सर इस वक्त तो दोनों बाहर गए हुए हैं। बाहर मतलब? सर घूमने के लिए। कहाँ जा रहे, कुछ बोला उन्होंने? हाँ सर, बोल तो रहे थे कि 18th लेट नाइट तक वापस आ जाएंगे। हाँ सर, 19th को 10 बजे इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। आज 15 अगस्त है, कल 16 और 17 और सर 18 को बैक टू पवेलियन। वैसे जा कहाँ रहे हो? शिरडी सर। दूर नहीं सर, त्रिम्बकेश्वर नासिक साइड। आप वार्डन हो ना? लड़के 18 तारीख को वापस आने वाले थे और आज 26 अगस्त है। आपने एक मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई, ना ही उनके माँ बाप को इन्फॉर्म किया। सर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है सर, वो हम बच्चों की तरह बांध के तो नहीं रख सकते ना। और वैसे भी ये लोग होटल की तरह यूज करते हैं सर हॉस्टल को। कब आए कब गए कोई भरोसा नहीं, इसलिए हम भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं सर। लेकिन अब आपने फोन किया है तो थोड़ा टेंशन हो रहा है सर। बहुत बड़ा टेंशन है मिस्टर वार्डन। मेरे इस नंबर पे वो दोनों लड़कों के लेटेस्ट फोटोग्राफ भेजो अभी। लगभग तय है कि दोनों लाशें प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग की ही है। दोनों 24 साल के हैं। 15 अगस्त को मैंगलोर से निकले थे और 18 को लौटने वाले थे और 16 दोपहर को उनका मर्डर हो गया। ट्रैकिंग पर दोनों के नंबर्स डाल दिए हैं सर। अनीता, दोनों परिवार को ये न्यूज ब्रेक करनी होगी। और सर जी वो लोग ये बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। एक काम करते हैं, दोनों परिवार को हमारे साथ लेकर जाते हैं और डेड बॉडीज दिखाते हैं। चेहरा बिगड़ा हुआ है ठीक है, लेकिन माँ बाप तो अपने बच्चे के साये को भी पहचान लेते हैं। सर मैं गोविंद के साथ जाती हूँ और उन लोगों को मना लाती हूँ। बहुत समझाने मनाने के बाद आखिरकार प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग के माता पिता इगतपुरी आने के लिए तैयार हो गए। दोनों युवकों के माता पिता को तनाव, दर्द और डर की सख्त गिरफ्त ने कसकर पकड़ रखा था, पर वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके जवान बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। सर प्रकाश और वाजिद के फोन रिकॉर्ड्स कल तक टेबल पर होंगे। माँ बाप ने शिनाख्त कर ली? जी नहीं सर, वो तो लाशें देखने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। पर अनीता कह रही थी सर कि लाशें देखने के बाद वो बुरी तरह से टूट गए। जब तक माँ बाप कंफर्मेशन नहीं देते इस केस में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। देखते दोनों के कॉल रिकॉर्ड से क्या मिलता है हमें, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड हमें बता सकता है कि ये दोनों कहाँ गए थे और क्यों मारे गए। और अगर छोटा सा भी चांस है कि ये वो दोनों नहीं है, वो भी साबित हो जाएगा। यही साबित हुआ कि ये लाशें प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग की ही हैं और फोन रिकॉर्ड्स आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। उसी दिन पुलिस को एक ऐसी लीड मिली जिससे यह साबित हुआ कि ये दोनों फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स कर्नाटका के मैंगलुरु शहर से महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में ऐसी भयंकर मौत मरने के लिए कैसे पहुंचे और क्यों। अन्ना एक चाय। एक वैशाली है, नासिक में रहती है। पूरी हिस्ट्री बता। ये पहले बेलगांव के नकुल नगर में रहती थी, शादी के बाद नासिक में रहती है। अच्छा, नकुल नगर का कनेक्शन है, जहाँ प्रकाश गौड़ा रहता था? हाँ, मेरी प्रकाश गौड़ा के 2-3 दोस्तों से बात हुई तो बोले ये वैशाली और प्रकाश गौड़ा के पुराने कनेक्शन का फ्यूज है। दो साल लव स्टोरी पटरी पर थी। 3 साल पहले हीरोइन हीरो से अलग हुई, फिर शादी करके नासिक में बस गई। मतलब हीरोइन का पति विलन है? इतना तो पता नहीं है गोविंद भाई। पति का नाम नितिन महाडिक है, बैंक में काम करता है।
एक बच्ची भी है। तो ये जो लव स्टोरी हीरो हीरोइन प्रकाश और वैशाली की, ये फिर से जाग गई या फिर कभी सोई नहीं थी? इतनी बाल की खाल नहीं की है लव स्टोरी की। आपको कनेक्शन मांगता था, मैंने फ्यूज दिखा दिया। सही कनेक्शन ढूंढा है तूने गोविंद। अब इस नितिन और वैशाली का नासिक का एड्रेस और फोन वोन निकलवा कहीं से। नोट करो साहब, ये 100% कोई पुराना हिसाब चुकता हुआ है। ये नितिन और वैशाली दोनों के नंबर ट्रैकिंग पर डाल दिए। जी हाँ सर। कॉल रिकॉर्ड आने का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं इन दोनों को। देखिए रामेश्वर जी, सुनीता जी और इकबाल जी, आफरीन जी, हम समझते हैं दुनिया का सबसे बड़ा दर्द आपका दर्द है। आप कहेंगे ये मेरा बेटा नहीं है तो हमें एक लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, डीएनए टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, मगर सच साबित होकर रहेगा। और सच तो ये है कि आप लोगों ने अपने बेटों को पहचान लिया है। रामेश्वर जी, 3 साल पहले नकुल नगर में एक लड़की रहती थी, वैशाली। रामेश्वर जी, कौन है ये वैशाली? जी सर। वैशाली महाड़े? जी। क्या हुआ सर? तुम नितिन महाड़े को? जी हाँ, क्या बात है? प्रकाश गौड़ा और वाजिद बेग बेंगलुरु से आए थे और 16 अगस्त की दोपहर को तुम दोनों से मिले थे। क्या? सबूत है हमारे पास नितिन, चलो दिखाते हैं तुम्हें। न नितिन न वैशाली भांप पा रहे थे कि इतनी बारीकी से पूरा ऑपरेशन प्लान करने के बावजूद पुलिस उन तक कैसे पहुंच पाई थी। मोबाइल सब ले लिया ना? हाँ, सब कुछ। और ये? इसे छोड़ नहीं सकते। किसी और जगह जाकर कर, एक ही जगह रिस्क हो जाएगा। मुझे जाने दो यहाँ से। मैं कसम से बोलता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा, ना मैं आगे कुछ करूंगा। जो नहीं करना तो वो कर दिया है तूने। अब तेरी गलतियों का हिसाब तुझे चुकता करना ही होगा। बच्ची को बाहर लेकर जाओ। ये रहे तुम दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और ये उस रेस्टोरेंट की फुटेज है जहां तुम सबने मिलकर खाना खाया था। नितिन और वैशाली, खेल खत्म। अब ये डबल मर्डर केस ब्लाइंड केस नहीं रहा जैसे तुम दोनों ने चाहा था। अब बको। कोई और चारा नहीं था मेरे पास, और वैशाली का इन दोनों मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है? अरे यहां तक डूबी हुई है तुम्हारी बीवी। एक अरसे से प्रकाश के साथ घंटों बातें होती रही है इनकी। 16 अगस्त को भी ढेर सारी बातें हुई थी। वो बातें नहीं थी, धमकियां थी, ब्लैकमेल था। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है। नहीं, दिन रात परेशान रहती थी ये। जब भी फोन आता लेकर दूर चली जाती। मैं देख पा रहा था कि कोई बात है जो इसे परेशान कर रही है। प्रकाश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत करो। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। प्रकाश, बस मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। पागल हो रही हूँ मैं। तुम पागल कर रहे हो मुझे। मैं बेलगांव नहीं आऊंगी।
ना का मतलब समझते हो ना तुम? नहीं प्रकाश प्लीज। अब तो बोलोगी क्या खाया जा रहा है तुम्हें? कुछ नहीं नितिन। वैशाली, तुम्हारी कोई भी तकलीफ अगर तुम्हारे अलावा कोई दूर कर सकता है तो वो मैं हूं। भरोसा करो मुझ पर। कोई तकलीफ नहीं है नितिन, सच में कोई भी तकलीफ नहीं है। वैशाली को बिना बताए मैंने चुपके से उसके मोबाइल में एक कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया। अगले कुछ दिनों तक की मैंने उसकी सारी बातें अपने फोन पर ट्रांसफर कर ली थी। 2 साल हुए हमारी शादी को, एक बच्ची है, और आप देख पा रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी पर पूरा भरोसा है। बस एक बात का भरोसा नहीं था कि ये तकलीफ में नहीं है, क्योंकि ये तकलीफ में थी, भयंकर तकलीफ। ऐसे टॉर्चर मत करो मुझे प्रकाश। ऐसे टॉर्चर वॉर्चर बोल के मुझे विलेन मत बना प्लीज। मस्त चल रही है ना तेरी लाइफ, तो चलने देना। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, वो सब छोड़। हाँ बस तेरी लाइफ को ना कंप्यूटर की तरह A ड्राइव, B ड्राइव और C ड्राइव में बांट दे। मैं तेरा एक्सटर्नल ड्राइव मेमोरी हूँ, उसे इरेज मत कर। बीच बीच में कुछ डाउनलोड कर, उसे यूज कर, यूज। नहीं प्रकाश, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने पति के साथ कभी भी चीटिंग नहीं करूंगी, और अब मैं एक माँ भी हूँ प्रकाश। तो और भी अच्छा है ना, कभी किसी को कोई शक भी नहीं होगा। नहीं, तेरा बेलगाम आना एकदम आसान हो जाएगा। सबको कहना कि मैं के जा रही हूँ बच्चे के साथ। बच्चा तेरी मम्मी संभालेगी और हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें संभालेंगे किसी मस्त होटल रूम में। तेरी शादीशुदा जिंदगी में रत्ती भर की तकलीफ नहीं होगी। हो रही है प्रकाश, बहुत ज्यादा हो रही है तुम्हारी इन फोन कॉल्स की वजह से। तकलीफ? असली तकलीफ क्या होती है मालूम? असली तकलीफ वो होगी जो तेरे पति नितिन को होगी। अगर मैं उसे बता दूं कि तेरी वाइफ किसी टाइम में मेरी लाइफ थी और हम लोगों ने बिना शादी के इतने सारे सुहाग दिन, सुहाग रात, सुहाग दोपहर मनाई कि हमारी लाइफ की अगर पिक्चर और वीडियो एल्बम देखते बैठेगा ना वो, तो सुबह हो जाएगी। बस 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 रोना बंद कर और काम की बात सुन। मैं और मेरा दोस्त वाजिद याद है ना तुझे? वाजिद, हम लोग शिरडी आ रहे हैं, तेरे नासिक से ज़्यादा दूर नहीं है। तू बस हमारे होटल रूम पे आ जा और मना मत करा, कोई महापाप नहीं हो रहा है और कभी किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर नहीं आई ना तो सबको ज़रूर पता चलेगा। तुम्हें कुछ कहना है? मुझे लगता है कुछ है जो तुम्हें कहना है। नहीं? सुनो, तुम प्रकाश और वाजिद को घर पर ही बुला लो। हाँ सच्ची बोलो प्रकाश गौड़ा को कि एक बार मेरे पति से मिल ले, उसके बाद तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप जारी रखने में आसानी होगी। नहीं नितिन, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। प्रकाश मेरा एक्स है और अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं जानता हूँ वैशाली, मैंने तुम्हारे फोन में एक कॉल रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया था ताकि तुम्हारी तकलीफ जान सकूं। क्या? मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि तुम घुट घुट कर मर रही थी दिन रात, पर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एक अरसे से वो तुम्हारी जान ले रहा है। अब इस मामले को मुझे मेरे हाथों में लेने दो प्लीज। बुलाओ दोनों को, 16 को बुलाओ। वैशाली ने वही किया जो मैंने उससे कहा। वैशाली को पता था कि तुमने उन दोनों को मारने का प्लान बनाया था? सर मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, तो बस उसे समझाने गया था। ये अरविंद और गिरीश कौन? उनको क्यों बुलाया? दोस्त हैं सर, वो सेफ्टी के लिए बुलाया था उन दोनों को। प्रकाश और वाजिद को मिलने के बाद क्या हुआ? हम लोगों ने साथ में खाना खाया। वैशाली एकदम नॉर्मल थी। खाना वाना होने के बाद मैं उन दोनों के साथ इगतपुरी निकल गया। क्या कहकर? यही कि कोई ढंग का अरेंजमेंट करते, आराम से बात करते। मुझे ये सारा मामला बड़ी शांति से और आराम से सेटल करना था, जो सबके लिए सही होता। हाँ नितिन, बोल क्या अरेंजमेंट सोचा है? देखो, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने तुम्हारी और वैशाली की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी।
तुम्हारा वो ब्लैकमेल सब कुछ सुन लिया। मुद्दे पे आ। मुद्दा एक ही है, निकल जाओ मेरी बीवी की लाइफ से हमेशा के लिए। अब तुम उसके साथ कोई घिनौनी हरकत नहीं करोगे। घिनौनी हरकत? 2 साल अफेयर था हमारा, प्रॉपर वाला। प्यार था, सेक्स था। देख, अब तू भद्दी बातें कर रहा है। वैशाली के शादी से पहले उसका जो भी अफेयर था, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हर दूसरे इंसान का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होता है, उनके बीच सेक्स भी होता है, लेकिन अब वो मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि तू अब एक बार भी उसको फोन करे। यार नितिन, मैंने वाजिद को वादा किया है, इसे भी वैसे ही मजे कराऊंगा जैसे मैंने किए थे कभी। वाजिद, तुझे सब सही लगता है? देख प्रकाश, मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, वैशाली को तंग करना बंद कर दे। और ना बोला तो? अरे बाप रे, डर गया मैं। मार डालोगे क्या? ना, किसी को मार डालने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहा हूं, दूर रह वैशाली से। एक्स लवर्स जैसे मैं और वैशु है ना, लौ चुंबक की तरह होते हैं। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता मुझे वैशु के पास जाने से। शराफत से मैंने जो हो पाया किया, पर वो शायद मेंटल था। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ था कि वो मेरी पत्नी को परेशान करना बंद नहीं करेगा। बस फिर मैंने सोचा, हिसाब चुकता कर लो इसका। और ये इसे छोड़ नहीं सकते। किसी और जगह जाकर करते, एक ही जगह रिस्क हो जाएगा। मुझे जाने दो यहाँ से, मैं कसम से बोलता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। तूने कभी समझाया नहीं ना अपने बेस्ट फ्रेंड को? तुझे कभी नहीं लगा कि वो कोई गलत काम कर रहा? और तू भी? मैं बहक गया था। मैं बहक गया था। एक शादीशुदा औरत को वो परेशान कर रहा था, तू भी शामिल था इसमें, मजे ले रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे जाने दो यहां से, प्लीज। मैंने ढंग से, ईमानदारी से प्रकाश को समझाया, पर वो ना अपने पागलपन में ही मस्त था। कोई और चारा नहीं छोड़ा था उसने मेरे सामने सिवाय इसके। जब भी कोई जुर्म होता है, जैसे कि तुम्हारे केस में प्रकाश के हाथों वैशाली का ब्लैकमेल, तब एक और चारा भी होता है, और उस चारे का नाम है पुलिस। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा इस चारे के बारे में? कानून हिसाब चुकता करता है नितिन। तुमने उसे मारकर अपने हिसाब में इतना बड़ा घाटा मोल लिया है कि अपनी बेटी पर तुम्हारा जिंदगी भर का कर्ज रहेगा। और वैशाली अकेली इस जिम्मेदारी और प्यार का कर्ज कभी चुकता नहीं कर पाएगी। नितिन के दोनों दोस्त अरविंद और गिरीश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों हक्का बक्का रह गए हैं कि प्रकाश और वाजिद की इतनी बारीकी से आइडेंटिटीज मिटाने के बाद भी पुलिस उनके गिरेबान तक कैसे पहुंची।
नितिन और उसके दोनों दोस्तों को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। तीनों इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। जब कोई पुराना रिश्ता हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग का जरिया बनता है तब वाकई में गहरा मानसिक और इमोशनल ताप होता है। लेकिन इस हैरेसमेंट को चुकता करने का सिर्फ एक ही इलाज होता है, पुलिस में शिकायत। इस केस में एक समझदार और ख्याल रखने वाला पति गलत कदम चल बैठा। कानून से मदद मांगने की बजाय खुद कानून को अपने हाथ में ले बैठा। तनाव का माहौल भले ही कितना भी उत्तेजित क्यों ना करे, लेकिन हमें हर वक्त अपने विवेक और कॉमन सेंस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। क्राइम कोई हिसाब चुकता नहीं कर सकता। क्राइम का अकाउंट सिर्फ एक ही जगह जाकर क्लोज होता है और वो है अदालत का कटघरा। वजूद बनाना है तो अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। किसी और से चोरी करना अपनी ही काबिलियत पर सवालिया निशान होगा। $10,000। मिला? कब करना है? कल निकलते हैं, फिर देखते हैं। सही वक्त पर दे देंगे जवाब। हर जवाब अपने सवाल के साथ इंसाफ नहीं करता, खासकर जब सवाल वो हो जो दिमाग को एक कीड़े की तरह से खाए और दिल को एक खंजर की तरह से चीरे। एक हथियार खरीदा गया था, एक वक्त तय किया गया था, एक सवाल का जवाब मौत होने जा रहा था। निशा, वो ऑर्डर प्लेस हुआ? जी सर, बस ऑर्डर शीट ही फाइल कर रही थी। ओके। सर, लाकरा कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर आ गया है। 157 यूनिट्स का ऑर्डर है। वेरी गुड सुजाता, इन्हें हम अच्छा खासा डिस्काउंट देंगे। ये क्लाइंट हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। बाय सर। बाय। मैं कम इन सर? आओ सुशांत। सर, ये जेनिथ कंस्ट्रक्शंस का पेमेंट आ गया है। गुड।
मैं चलूँ सर? कल वो शगुन बिल्डर के साथ मेरी मीटिंग है, वो मीटिंग खत्म करके ही मैं ऑफिस आऊँगा। सर ऑर्डर उनसे लेना ही है। वो ऑर्डर तुम पक्का लेकर आओगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑटो 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 रिक्शा ऑटो ऑटो रिक्शा राधिका राधिका दो मर्डर रिपोर्ट हुए हैं राजीव कॉम्प्लेक्स सवालिया रोड से। ऑफिस नंबर 213। ऑफिस का नाम है जेएम पेंट्स। मानिकपुर से क्राइम ब्रांच की टीम क्राइम सीन पर पहुंच रही है। ऑटो 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 राधिका अरे बच्चे इनसे बात करो। इस कंपनी के मालिक। और वो लड़की? वो राधिका है, मतलब थी। इस कंपनी में प्यून थी सर। उसकी माँ ने ही ये लाशें पहली बार देखी। संभालिए मैडम प्लीज, बताइए हमें हुआ क्या? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेरी बेटी राधिका रोज शाम को अपना काम खत्म करके 6:30 बजे तक घर पहुंच जाती थी, पर आज नहीं पहुंची। इसलिए मैं देखने आई कि क्या हुआ है।
तो ये सब देखा। आप यहाँ कितने बजे पहुंची थी? 7:15 के आसपास। टोटल 19 ऑफिस हैं सर इस बिल्डिंग में। ज्यादातर माल रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 4 हैं जिसमें स्टाफ भी रहता है, जैसे जेएम पेंट्स। 6:30 तक सारा बिल्डिंग का स्टाफ निकल जाता है। आपका ऑफिस कहाँ है? सर नीचे वाली फ्लोर में। लोगों की आवाज़ सुनी तो मैं ऊपर आया। आपका नाम क्या है? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी, आपके ऊपर वाले ऑफिस में यहाँ 2 गोलियां चली, आपने आवाज़ नहीं सुनी? सर शाम का टाइम था और बाहर भयंकर ट्रैफिक है। बगल में मंदिर भी है और वहाँ शाम को आरती होती है। इतने शोर में मुझे सर कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ये हरीश जायसवाल, ये भी 6:30 बजे तक ऑफिस से निकल जाते हैं? नहीं सर, हरीश जी बैठते थे 8 साढ़े 8 बजे तक बैठते थे। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी। ये कभी 6:30 के आगे नहीं रुकी, ज़्यादातर 6:15 बजे तक निकलती थी। सर राधिका की माँ भी यही कह रही है। जेएम पेंट्स के ऑफिस में कोई बाहर से आया था? सर वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि बहुत लोग आते जाते हैं ना। कितने लोग काम करते हैं जेएम पेंट्स में? वो सुशांत भंडारी अभी पहुंच ही रहे, मैनेजर है इस ऑफिस के। हरीश जी के बाद वही सब कुछ है। और हरीश जायसवाल की फैमिली? जी मैंने उनकी मिसेज को इन्फॉर्म कर दिया उनके घर। दरअसल सर बात यह है कि ये राधिका जो है वो 6:15 बजे ऑफिस से निकल चुकी थी, पर सर वो वापस लौटी थी तकरीबन 6:20 को। नैना, राधिका की माँ यहाँ कितने बजे पहुंची? 7:15 के आसपास। 7 बजे वो घर से निकली थी, यही नानक नगर में रहती है। श्योर है? सारी पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट करो, नाकाबंदी करो। रश आवर से फुल ट्रैफिक होगी, हत्यारे ज्यादा दूर नहीं निकल पाए होंगे। सर लगता है 1 से ज्यादा हथियारे थे। हर एक नाके पर बाईपास पर नाकाबंदी लगवा दो, स्टेशन रोड पर भी। सर लगता है पियन राधिका चाय बना रही थी 3 लोगों के लिए। एक हरीश जायसवाल के लिए और बाकी के 2 कब्स गेस्ट के लिए। 2 गेस्ट जो शायद हथियारे थे। बंदूक और छुरा 2 हथियार हैं जो इस्तेमाल हुए लगते हैं। जिस किसी पर शक हो उसे डिटेन करो और सारे सस्पेक्ट की तलाशी लो। रीना जायसवाल, हरीश जायसवाल मेरे पति है। मैडम वो नहीं रहे। हरीश! हरीश! हटो! हटो! हरीश! लाइसेंस दिखाओ। निकालो गाड़ी निकालो। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? स्टेशन जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? घर से आ रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। मेरी बीवी का मायका है वहाँ। क्या हुआ? भोपाल जा रहे हो, वो भी इतना छोटा बैग लेके? वो कल रात को ही वहाँ से वापस लौट रहे हैं ना, इसलिए। बैग खोलो। खोलो। क्या हुआ साहब जी? इतनी लंबी लाइन क्यों है? अरे साहब एयरपोर्ट जाना है मुझे, बहुत देर हो रही है। चलो निकलो, जल्दी निकालो। चल चल निकल, चलो चलो। सर ये कैलकुलेशन मेरे को समझ में नहीं आ रही है सर। ये ड्रॉर खुला है। आज एक क्लाइंट ने हमें कैश पेमेंट दी थी, मैंने सर को ला के दिया था। सर अक्सर कैश इसी ड्रॉर में रखते हैं। कैश? हाँ सर, छोटी सी कंपनी है हमारी। कितनी छोटी है? कितने लोग काम करते हैं? सर मेरे अंडर मार्केटिंग में 2 लड़कियां हैं, सुजाता और निशा।
और 2 अकाउंट्स में है विशाखा और रेणुका। सर वो विशाखा और रेणुका करीब 5:45 बजे के आसपास, और मैं थोड़ा लेट निकला था सर। वो राधिका उस समय पेंट्री क्लियर कर रही थी। आपके बॉस हरीश जायसवाल से आज शाम को कोई मिलने आने वाला था? हो सकता है सर, क्योंकि वो अक्सर काफ़ी लेट यहाँ रहा करते थे। इनका फ़ोन भी मिसिंग है। फ़ोन नंबर क्या है इनका? मैडम राधिका इस तरफ गई थी, क्यों गई थी मुझे नहीं पता। हरीश जायसवाल का मोबाइल बंद है सर। कॉम्प्लेक्स में कोई सीसीटीवी है? नो सर। किसी इंडिविजुअल ऑफिस में? नो सर, हर ऑफिस में चेक किया मैंने। और सर इस बिल्डिंग में ज्यादातर ऑफिस ट्रेडर्स के हैं। सुशांत जी सर। सुबह आपने कितना कैश हैंड ओवर किया था? सर 3.25 लाख। आपके और हरीश जायसवाल के अलावा ये बात किसे पता थी कि ड्रॉर में इतना कैश रखा है? सर इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती है सर। सर मॉर्निंग में मुझे बताते कि कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट करना है, तभी अकाउंट्स को पता लगता है। यही हमारी कंपनी का प्रोसीजर है। कल सुबह मुझे आपकी कंपनी के सभी एम्प्लॉय से बात करनी है। ओके सर। एक पत्नी अपने पति को खो चुकी थी, एक बेटा अपना पिता, अपनी जिंदगी का मकसद खो चुकी थी और उम्मीद भी। इस डबल मर्डर से उठने वाले सवालों के जवाब उन पैसों में छुपे थे जो हरीश जायसवाल के ड्रॉर से चुराए गए थे। सवाल यह उठने वाला था कि कातिल इन पैसों तक पहुंचे कैसे। मैं राधिका को जानता हूँ, वो राजवीर कॉम्प्लेक्स में काम करती है। आज देखा था उसे आपने? शाम को आई थी और आधा लीटर दूध लेकर गई। काका आधा लीटर दूध दीजिए ना। राधिका बेटी, आज बहुत देर तक काम हो रहा है। मैं तो घर जाने वाली थी काका, पर सर ने रोक लिया और कहा चाय बना के जाओ। काका जल्दी दे दीजिए ना प्लीज। ये लो बेटी दूध। थैंक यू काका। चाय बनाने के लिए उसे उसके सर ने रोका। इसके अलावा और कोई बात हुई आप दोनों के बीच में? नहीं मैडम। 2 गोलियां पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई। अब इन दोनों में कोलैटरल डैमेज कौन था? हरीश जायसवाल के ड्रॉर से 3.25 लाख रुपए गायब हैं और इनके टेबल पर हमें एक नोटपैड मिली जिस पर कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशन थी। ये डबल मर्डर सिर्फ पैसों के लिए नहीं हुआ। सवाल कुछ और था जिसका जवाब इस तरह से दिया गया। सर मैंने हरीश जायसवाल की पत्नी रीना और मालती से बात करने की कोशिश करी, पर दोनों बेहाल है। आज फिर कोशिश करती हूँ। हरीश जायसवाल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए गए सर। खबरियों को भी एक्टिव कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के हिस्ट्री शीटर्स को भी राउंड अप कर रहे हैं। शौर्य, ऑफिस के एम्प्लॉयज को टैकल करो। 2 लोग थे, पता करो वो 2 लोग कौन थे और वो कैलकुलेशन क्या थी। शायद कुछ लेन देन की बात हो रही थी। सर पहले मैं जाकर रीना से मिलती हूँ, बाद में मालती से पूछताछ करती हूँ। पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस जगह पर पहुंचने वाली है। एक लेन देन का राज इसी जमीन में दफन है। जर, जोरू और जमीन ये अच्छों की नीयत को टटोलते हैं और ज्यादातर जुर्म इन्हीं के साए में होते हैं। मौजूदा डबल मर्डर में किसी ने कोई हिसाब लगाया और नतीजा 2 जानें चली गईं। तुम्हारी क्या मजबूरियां हैं, इससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। 5 लाख की रकम तय हुई थी, 5 लाख ही लूंगी, एक पैसा कम नहीं। और बहस तो तुम करो ही मत, और अगर मुकर गए तो फिर देखना मैं क्या करती हूँ। सर ये हैंडराइटिंग तो हरीश सर की ही है। एक सर ये देखिए। ठीक है, ऑफिस में कोई हिसाब करने के लिए आने वाला था। कोई आइडिया है किसी को? बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है सर। ये ब्रेकडाउन तो देखिए आप, 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, कैलकुलेशन को समझ में नहीं आ रही है सर। किसी क्लाइंट के साथ कोई नेगोशिएशन चल रही थी? सर पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। जो भी नेगोशिएशंस होती हैं वो मेरे सामने ही होती हैं, मैं ही उसे लीड कर रहा हूँ। सर ये कुछ और हो सकता है सर। रीना जी आपको हिसाब समझ में आ रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुबह रोज की तरह वो काम पर निकल गए। मैं शाम को उनके लिए खाना बना रही हूँ, तभी मुझे फोन आता है कि उन पर किसी ने गोली चलाई।
जाकर देखती हूँ तो वो जा चुके हैं, हमेशा के लिए। ऐसे कैसे हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है? मर्डर कभी समझ में नहीं आता है, वो एक साथ कई जिंदगियों को बीच से काट देता है। मर्डर के पीछे या तो कोई बहुत बड़ा लालच होता है या फिर नफरत। अशोक से पूछिए अशोक से कि ऐसी भी क्या नफरत थी कि उसने। अशोक से, ये अशोक जायसवाल हरीश जायसवाल का दूर का रिश्तेदार है। दोनों में कुछ अनबन थी जमीन को लेके और कुछ ब्लैक मनी भी इन्वॉल्व है। ले आओ उसे। मालती संभालिए अपने आप को, हमें बड़ा अफसोस है, दुख है इस बात का कि आपकी बेटी आपसे छिन गई, पर यकीन मानिए हम कातिलों को जल्दी पकड़ लेंगे। तो साहब उनसे जरूर पूछिएगा कि मेरी बेटी ने उनका क्या बिगाड़ा था। मेरी बच्ची पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर मैं उसे 12वीं तक ही पढ़ा पाई। उसने ये काम पकड़ लिया ताकि मेरा हाथ बटा सके। बहुत मेहनती थी साहब मेरी बच्ची। राधिका 18 साल की थी, तो क्या उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था साहब। मेरी बच्ची के पास तो एक फोन तक नहीं था। सुबह काम पर जाती और शाम को सीधा घर। राधिका यहाँ 1 साल से काम कर रही थी, कभी लेट नहीं हुई, हमेशा तमीज से पेश आती थी। और सर वो 12th पास थे और उसे अलग अलग काम भी आते थे। सुशांत, तुम्हारे और ऑफिस के सारे स्टाफ के नंबर्स मुझे फॉरवर्ड करो, और कल शाम को ऑफिस के बाद आप सब लोग कहाँ थे, क्या कर रहे थे, वो डिटेल्स भी चाहिए। और हाँ, सब कुछ बहुत ध्यान से लिखना, हम हर इंफॉर्मेशन बैक चेक करेंगे। ओके सर। अशोक जायसवाल जी, क्राइम ब्रांच। अच्छा हाँ, मतलब मैं हरीश के घर नहीं गया तो आप लोग यहाँ पहुँच गए मेरे घर। क्यों नहीं गए हरीश जायसवाल के घर? मर्डर हुआ आपके रिश्तेदार का। क्योंकि मेरे और हरीश के बीच में ऐसी कोई रिश्तेदारी रही नहीं थी, और अगर मैं वहाँ पहुँच जाता तो रीना भाभी वो शुरू हो जाती, बखेड़ा खड़ा कर देती, गाली गलौज हो जाता, और सबको यही लगता कि हरीश का खून मैंने किया है। और इस वक्त हमें भी यही लगता है कि उनका कत्ल आपने किया। ऐसा जरूरी नहीं होता कि दो लोगों के बीच जमीन को लेकर मसला हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे का कत्ल कर देते। सर, हरीश जायसवाल के फोन रिकॉर्ड्स में शक करने जैसा कुछ मिल नहीं रहा है। कल शाम को तो कोई फोन ही नहीं हुए। ये जो भी आया था, ये आए थे, ये पक्का कोई पहचान वाला होगा या किसी पहचान वाले ने भेजे होंगे, जिनके लिए हरीश जायसवाल ने ये सारी कैलकुलेशन की होंगी। नैना गई अशोक जायसवाल को लेने, देखते हैं दोनों की आपस में जमीन को लेकर क्या अनबन थी। ठीक है, मैं वो जमीन के पेपर्स ले आता हूँ, फिर चलते हैं थाने, सब कुछ साफ साफ समझ लेते हैं एक ही बार में। अशोक जी, पीछे के दरवाजे पर भी मेरे आदमी हैं, तो भागने का सोचना भी मत। मैडम, अगर भागना होता तो कब का भाग गया होता। कितने? 30,000। 2.25 लाख। तो हो गई तसल्ली? नहीं जायसवाल साहब, हमें इन पेपर्स को रजिस्ट्रार के ऑफिस में भेजकर क्रॉस चेक करवाना होगा। बेशक सर, वहाँ भिजवा दीजिए सर, कहीं भी भिजवा दे सकते हैं सर, पर साबित यही होगा कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। वो लालच ना हरीश के दिमाग में था सर। रीना जी का तो कुछ और ही कहना है। आपसे किसने कह दिया वो सच बोल रही है? अशोक जायसवाल।
मेरे पति का दूर का कजिन हरीश ने एक जमीन में इन्वेस्टमेंट की थी अशोक के थ्रू, और जैसे ही सारी कार्रवाई पूरी हो गई अशोक के खराब इरादे बाहर आ गए। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ अशोक, तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकते। अरे जो रकम हमने आपस में तय की थी वो पूरी कीमत मैं तुम्हें दे रहा हूं ना, फिर तुम ऐसे मुकर नहीं सकते हो। ये सरासर फ्रॉड है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो जमीन मैंने ढूंढी, सारा पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो फिर ये जमीन तुम्हारी कहां से हुई? अशोक ने जमीन हड़प ली थी। हड़प ली? क्या बकवास है ये सर। सर जमीन चुनी मैंने, खरीदी मैंने अपने नाम पर। हाँ वो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे मुझे, तो वो मैंने लोन मांगा हरीश से। कितना कम पड़ रहा है अशोक? 11 लाख। हाँ अगर सूद लोगे तो ज्यादा टाइम लूंगा चुकाने में। कैसी बातें करते हो? अपना टाइम ले लो आराम से, सूद वूद को बाद में देख लेंगे। लेकिन हाँ, जमीन अगर अच्छी है ना तो छोड़ना मत, खरीद लेना। चार साल पहले की बात है, हरीश ने मुझे 11 लाख कैश दिए थे और 2 साल के बाद मैंने उसके सारे पैसे लौटा दिए विथ इंटरेस्ट सर। और 1 साल पहले हरीश के इरादे ही बदल गए। रीना जी का कहना है वो पैसे लोन नहीं इन्वेस्टमेंट थी, जो कि हरीश ने आपके थ्रू की थी। रिश्तेदारी पर भरोसा रखकर अशोक को पैसे दिए थे हरीश ने, लेकिन अशोक साफ मुकर गया था। जमीन देने का नाम ही नहीं ले रहा था। हरीश भी बहुत नाराज थे अशोक से। सुनिए ना, जाने दीजिए उस जमीन को। आप आपका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे ऐसे कैसे जाने दूं रीना? तुम्हें पता भी है उस जमीन की क्या वैल्यू है आज के मार्केट में? चीटिंग कर रहा है वो मेरे साथ। आप ना मैडम मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तो मतलब सर मेरी समझ में नहीं आता कि रीना भाभी जो भी बोलती है वो सच कैसे हो जाता है। तो सच क्या है? ये हरीश ना सिर्फ चांस मार रहा था मुझसे मेरी जमीन हड़पने के लिए। और अब तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया। मेरी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि सब कुछ सच सच बताने के बावजूद भी आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने हरीश को इसलिए मारा ताकि मेरी जमीन को लेकर कोई सवाल ना खड़े हो? हमें शक है आप पर अशोक जायसवाल, बिना सवाल बिना जवाब वाला शक। सर प्लीज जरा सोचिए, मैं हरीश को क्यों मारूंगा जब मुझे लगता कि ये जमीन उसे मिलने का कोई चांस होता तब। पर यहां तो ऐसा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना सर। जमीन मेरे नाम है बाय लॉ। हाँ मतलब हमारे बीच में तू मैं हुई है, मतलब काफी हुई है, पर ये मारने मुरने की बात सर प्लीज अब मुझ पे ना ही थोपे तो अच्छा है। मैं बता रहा हूं सर, कहीं कुछ और हो रहा है और आप निशाना ना मुझे बना रहे हैं। सर मैंने सारे रिकॉर्ड चेक किए इन पेपर्स के साथ, 7/12 डीड। ये जमीन अशोक जायसवाल के नाम पर ही है, क्लीन टाइटल। कब से क्लीन टाइटल है और चेंज कब किया गया? सर 4 साल पहले, जब से ये जमीन अशोक जायसवाल ने खरीदी है तब से उसी के नाम है। हरीश जायसवाल का नाम ना ही स्टैम्प ड्यूटी पे है, ना ही सील डीड पे, और ना ही विटनेस पे है, और ना ही को परचेजर। जमीन के सारे पेपर्स अशोक जायसवाल के नाम पर हैं। ऐसा लगता नहीं है कि डबल मर्डर जमीन के अनबन से जुड़ा हुआ है। हो सकता है इस अनबन की आड़ में किसी ने किसी और ही सवाल का जवाब दे दिया। सर ये भी तो हो सकता है कि इस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को जानबूझकर हमारे सामने लाया गया हो ताकि इन्वेस्टिगेशन गुमराह की जाए। रीना? यस सर। खबरें लगाओ उसके पीछे, बचपन से लेके अभी तक एक एक डिटेल निकलवाओ। एक पॉइंट ऐसा है जिसे शायद हम लोग अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर रहे। कौन सा? राधिका। राधिका के बारे में हमें अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है सर। राइट, 2 कत्ल हुए हैं, 2 गोलियां चली, छुरा चला, कुछ भी हो सकता है। इस हिसाब किताब में और बहुत सारे इक्वेशंस छुपे हुए हैं और हमें इन इक्वेशंस की तह तक जाना। इस केस से जुड़े सभी लोगों के बारे में डिटेल में पता करो। रीना, राधिका और जेम पेंट्स का सारा स्टाफ। सर यहाँ पे मैंने एक बात मेंशन नहीं की है। कौन सी बात? सर देखिए ना, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो। उन्होंने मेरे से सारी डिटेल मांगी है,
ऐसी कौन सी बात है जो तुम नहीं बताना चाहती हो? सर एक्चुअली मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव है और उनको नहीं पता है कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ये बात तुम पुलिस को बता दो, क्योंकि उन्होंने जो कहा है मैं वही करूँगा। देख राखी, मुझे राधिका और इस मालती की एक एक खबर चाहिए, पहले की, अभी की, हर पल की। छोटी सी भी कोई बात हो फोन कर मेरे को। हाँ भाई, जो सामने हरीश जायसवाल की फैमिली रहती है ना, हाँ, पता कर इनके घर पे कौन कौन आता है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर का डिटेल दे। और नौकरानी? वो तो मेन है, सबसे मेन। इनका सारा डिटेल निकाल के दे मेरे को। चल जा। नैना। यस सर। जीएम पेंट्स के सारे एम्प्लॉयज ने कत्ल की शाम की डिटेल्ड एक्टिविटी रिपोर्ट दी है। और ये रहे उनके फोन रिकॉर्ड्स। ये राधिका रोज एक फिक्स टाइम पे ऑफिस से घर के लिए निकलती थी, लेकिन जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसे ऑफिस में रोकने के लिए कहा गया। मैंने उसकी माँ से बात की थी, वो बोली 1.5 साल में शायद ही कभी ऐसा हुआ था। राधिका 12वीं तक पढ़ी थी, हिसाब किताब जानती थी। आपको क्या लग रहा है, वो इन्वॉल्व थी? नहीं ना, बस एक कैलकुलेशन बन रही है। राधिका को इस बात का पता था कि ऑफिस में कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और कैश ऑफिस में ही रखा जाता है, तो हो सकता है उसने अपने साथीदारों को वहां बुलाया, उन लोगों ने वहां लूट की और उस लूट के दौरान ही उन लोगों ने राधिका को भी मार दिया। डबल क्रॉस, बस एक एंगल है। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस तो कई हो सकते हैं। हेलो, अभय सिंह, क्राइम ब्रांच। अच्छा, तो साबित हो गया कि मैं ही खूनी हूँ? ड्रामा किसी और दिन के लिए बचा कर रखिएगा अशोक जी। फिलहाल आप मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दीजिए। पूछिए। आपने कहा था कि हरीश जायसवाल ने आपको 11 लाख रुपए दिए थे कैश उनके ऑफिस में। हाँ, दिए थे। क्या हरीश जायसवाल अपने ऑफिस में इतना ज्यादा कैश रखते थे? उस वक्त तो थे उसके पास, अब वो हमेशा रखता था या नहीं रखता था ये तो मैं नहीं बता सकता ना सर। आप उसके ऑफिस वालों से क्यों नहीं पूछते सर? सुबह आपने कितना कैश हैंड ओवर किया? सर 2.25 लाख। थोड़ा टाइम लगेगा शर्मा जी, यहाँ थोड़ा टेंशन चल रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। शौर्य, लेना स्टाफ के रिपोर्ट से कुछ पता चला? अभी तक कुछ काम की बात निकल के नहीं आई। सभी की मूवमेंट्स क्रॉस चेक किए सर, ऐसा लगता नहीं है किसी ने झूठ बोला है। और जो 2 लोग सच बोल सकते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, हरीश जायसवाल और राधिका। अगर हम कैलकुलेशन पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ था? 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 1,40,000, टोटल 17,90,000। लेकिन ये टोटल नोटपैड पे नहीं लिखा हुआ। ये हिसाब किताब किस चीज के लिए किया जा रहा था सर? ये जानकारी तो अभी तक मिसिंग है। हरीश जायसवाल ने अगर अशोक जायसवाल को 11 लाख रुपए दिए थे और वो भी कैश अपने कैबिन से, तो जाहिर सी बात हरीश जायसवाल के कैबिन में अक्सर इतना ज्यादा कैश पड़ा रहता है और शायद कातिलों को भी इस बात का इल्म था, इसलिए वो फर्जी डील करने के बहाने से उसके कैबिन में आए। उनकी डील तो नकली थी लेकिन हथियार असली थे। उन हथियारों से उन्होंने हरीश जायसवाल और राधिका का कत्ल किया और कैश लूटकर भाग गए। सर हमें ऐसा लगता है कि शायद राधिका को इस बात का पता होगा कि केबिन में कैश कहाँ रखा रहता है। पॉसिबल। और वो मार्केटिंग मैनेजर सुशांत भंडारी, उसे ना सिर्फ इतना पता होता है कि कितना कैश कहाँ पर जाना है, कितना कैश कहाँ से आना है, बल्कि ये भी पता होता है कि इस वक्त ऑफिस में कितना कैश रखा है। अच्छा हुआ आ गए तुम, वरना मैं सीधा पुलिस के पास जाने वाली थी। ये 5 लाख तो नहीं लग रहे? 1.5 लाख हैं, अभी इतने ही हाथ हैं। हमारा आमने सामने बैठ के हिसाब किताब तय हुआ था ना? हिसाब से मुकर नहीं रहा हूं मैं। 5 लाख देने थे, 5 लाख ही दूंगा। अभी मेरे पास इतने ही हैं।
बाकी भी जल्दी दे दूंगा। अंदर नहीं आओगे? चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो? पता नहीं यार। इस रीना मैडम का कोई कारण नहीं बन रहा है अपने हस्बैंड को मरवाने का। कितने दिन पीछा किया तूने? पूरे 4 दिन पीछा किया साहब। और आप लोगों को कुछ मिला फोन रिकॉर्ड से? नहीं, लेकिन पीटर, उसके पास कोई दूसरा फोन भी तो हो सकता है, खुफिया। साहब ऐसा है ना, ये कोई अफेयर का मामला होता तो इतना दिन तक तो खुफिया नहीं रह पाता। ये लड़की राधिका गाय लड़की थी मैडम, एकदम सीधी। मुझे तो लगता है इसका टिकट फोकट में कट गया। कोई बॉयफ्रेंड ना सर, हम लोग रीना जायसवाल को पिछले 4 दिन से ट्रैक कर रहे हैं, पर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है। राधिका की तरफ से भी सेम सर। और ऑफिस का स्टाफ? नो सर, कुछ भी नहीं। कत्ल के दौरान किसी की भी सेलफोन लोकेशन क्राइम सीन के आसपास नहीं थी। और एक हैरत की बात सर, मैंने रायपुर और आसपास के हर एक हिस्ट्री शीटों को टैप किया, सुपारी की खबर थी ही नहीं कभी। इस कागज के टुकड़े पर जो हिसाब किताब किया गया है, क्या वाकई हमारे सवाल का जवाब इस हिसाब किताब में है? क्या ये महज एक कागज का टुकड़ा है और इस पर किया गया हिसाब किताब हमारी तहकीकात के हिसाब किताब को बिगाड़ रहा है? इन 2 लोगों का कत्ल किसने किया होगा और क्यों? पैसा जाहिर सा मोटिव है, पर क्या वो लोग ऑफिस में आए, कत्ल किया और चले गए? चलो अगर मान भी लें कि ऐसा ही हुआ होगा, पर किसी भी बाहर वाले इंसान को इस बात का अंदाजा कैसे हो सकता है कि हरीश जायसवाल के ऑफिस में इतना ज्यादा कैश होगा? सुशांत? नहीं सर, सुशांत तो वापस ऑफिस में नहीं लौटा था, क्योंकि वॉचमैन उसे अच्छी तरह से पहचानता है। अगर सुशांत ऑफिस में वापस आया होता तो वॉचमैन बता देता। और वॉचमैन का कहना है कि उसने किसी भी बाहर वाले को जेएम पेंट्स के ऑफिस में आते हुए नहीं देखा। तो फिर ये दोनों कत्ल किसने किया? वक्त बीत गया, सबकी जिंदगियां फिर से पटरी पर आ गईं। सुशांत अब रीना जायसवाल के लिए बिजनेस मैनेज करने लगा। रीना और उसका बेटा आदित्य हरीश की मौत से बुरी तरह से छलनी हुए थे, लेकिन वक्त के साथ चलने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मालती भी अपनी इकलौती बेटी को खोकर बेहद दुखी थी, पर वक्त के साथ अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। यस सर, यू आर राइट, बट कंपनी की इमल्शन के बिना हम लोग बेस डील नहीं ऑफर कर सकते। यस, पर आपके लिए वही बेस डील होगा जो हाँ पांडे जी, हाँ आप टेंशन मत लीजिए, आप कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। कितना कैश है आपके पास? शाम को एक ऑफिस में हुआ डबल मर्डर अब तक सुलझ नहीं पाया था। पुलिस को डाउट पहले से दफ्तर के अंदर के माहौल पर था। विशाखा, रेणुका, निशा और सुजाता, ये 4 हुए और 5वीं राधिका। और सुशांत को मिलाकर 6। अब जरा इन फिगर्स को देखो। 9 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 1 लाख और 40,000। क्या ये एम्प्लॉयज की सैलरी हो सकती है? अगर है तो ये 40,000 पियन राधिका की सैलरी हो सकती है पर ईयर। पॉसिबल? सर, 1 लाख रुपए सैलरी किसकी हो सकती है? क्योंकि मैंने वहाँ देखा है, उन लड़कियों से बात की है मैंने, कोई भी लड़की ऐसी नहीं लगती जिसकी पर एनम सैलरी सिर्फ 1 लाख रुपए होगी। इतनी कम सैलरी में काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हिसाब किताब कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा। स्टाफ के लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स तो क्लियर आए हैं सर। फिर भी सबके फोन सर्विलेंस पे डालो। हो सकता है खुद ना किया हो, किसी से करवाया। एक फोन कॉल पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकता है।
हेलो। अरसे बाद मुझे लगा हवा हो गई हो तुम। वो जावेद भाई, मुझे काम की सख्त जरूरत है। मैंने अभी अभी लोगों को रख लिया, जगह नहीं है। पर तुम आए हो तो तुम्हें रख लो, लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं दे पाऊँ, जिससे हमेशा तुम्हें प्रॉब्लम होती है। फिर भी मतलब कितना दे पाओगे? मजबूरी है जावेद भाई। कर लो नौकरी, जो भी तनख्वाह मिलेगी हम मैनेज कर लेंगे। अब जितने पैसे हैं हमारे पास वो और कितने दिन चलेंगे, और वैसे भी आने वाले दिनों में और खर्चे पड़ेंगे। हमने ठीक किया क्या? कौन से वाले की बात कर रहे हो? गुनहगारों में पछतावे की लहरें गुजर रही थी, पर उनकी ग्लानि का कारण एक से ज्यादा लग रहा था। दूसरी ओर रायपुर में पुलिस को इस केस का एक अहम सुराग आखिरकार हाथ लग ही गया। सर, पता नहीं कितने काम की है इन्फॉर्मेशन, पर परसों जेएम पेंट्स में विशाखा को इस नंबर से कॉल आया था, जो कि मुंबई का लैंडलाइन नंबर है। तो तुम्हें शक क्यों है? क्योंकि सर विशाखा को जो भी कॉल्स आते रहे हैं वो रायपुर और उसके आसपास के एरिया से आते रहे हैं। ये नंबर कुछ अलग सा लगा, और वो भी पीसीओ का। पीसीओ आज के जमाने में? विशाखा, डरिए मत। हमने आपको यहाँ एक फोन कॉल के बारे में पूछने के लिए बुलाया। परसों आया था तुम्हें ये कॉल, तब तुम शायद ऑफिस में थी। मुंबई के पीसीओ का नंबर है। हेलो। हाँ सर, नमिता का फोन आया था। नमिता? नमिता ठाकुर हमारे यहाँ काम करती थी अकाउंट्स में, रेणुका के ज्वाइन करने से पहले। एक्स एम्प्लॉय? जी सर। किस बारे में फोन किया था उसने? हेलो। हाय विशाखा, नमिता बोल रही हूँ। नमिता? अरे नमिता ठाकुर। ओ नमिता, बोलो कैसे फोन किया? अरे मुझे पता चला हरीश सर के बारे में। हाँ, एक्चुअली 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। यहाँ माहौल काफी टेंशन वाला है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? अब अपना वो छत्तीसगढ़ का न्यूज़ चैनल है ना, रायपुर रिपोर्टर, उस पर देखा था मैं। पर पुलिस को तो अभी तक क्लियर कुछ पता ही नहीं चला। कोई लड़की का भी मर्डर हुआ है ना साथ में? राधिका पियोन थी यहाँ की, तुम्हारे जाने के बाद ही ज्वाइन किया था उसने। बहुत बुरा हुआ यार। खैर अब ये सब छोड़, तू बता कैसा चल रहा है? कुछ खास नहीं, तुम बताओ कहाँ आजकल? मेरा जॉब तो यहाँ पुणे में है ना, तो मैं यहीं पर हूँ। पुणे? उसने कहा वो पुणे में है? जी सर। नंबर मुंबई के पीसीओ का है, कांदेवली इलाके का, और मेरी पीसीओ वाले से भी बात हुई है। विशाखा, ये जो नमिता ठाकुर है, आपके ऑफिस में इसकी डिटेल्स होंगी? होनी तो चाहिए सर, नहीं तो बायोडाटा तो होगा ही। सर शायद 2 लोग मिलने आए थे, 2 विजिटर्स। एक एक्स एम्प्लॉय इसलिए इतनी आसानी से ऑफिस में घुस पाए। उसका पार्टनर, क्या वो भी एक्स एम्प्लॉय हो सकता है? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सर। बायोडाटा में जो नंबर है वो स्विच ऑफ है सर। नमिता ठाकुर के बायोडाटा में लोकल एड्रेस के अलावा भोपाल का एड्रेस भी है। जी सर, नमिता भोपाल से बिलोंग करती है, उसके पेरेंट्स हैं अभी वहाँ पे। अब सर और एक बात है। बोलिए। उसका हस्बैंड भी हमारे ऑफिस में काम करता था, आफ्ताब नाम है उसका, आफ्ताब खान। मैं उसकी ये बायोडाटा लाई हूँ जस्ट इन केस। आफ्ताब खान और नमिता ठाकुर दोनों हस्बैंड वाइफ?
जी सर। करता क्या था ये आफ्ताब खान आपके ऑफिस में? सर आफ्ताब हमारे ऑफिस में मार्केटिंग मैनेजर था, जिसकी जगह पे अभी सुशांत सर आए हैं। ये 2 साल पहले की बात है? जी 2 साल पहले की बात है। आफ्ताब और नमिता ने हमारे ऑफिस में 1 साल तक काम किया था। दोनों ने एक साथ जॉब छोड़ी थी? हाँ सर। क्यों? वो मुझे नहीं पता। एक्चुअली सर मैं नमिता के अंडर काम करती थी। नमिता अकाउंट्स डिपार्टमेंट की हेड थी और आफ्ताब मार्केटिंग का बॉस था। और सर वो सच में बॉस था। मतलब सर आज हमारी कंपनी जिस जगह पे है आफ्ताब की वजह से। सारे बड़े क्लाइंट्स आफ्ताब ही लेके आए हैं और फिर अचानक से दोनों एक दिन रिजाइन कर दिए और चले गए। ना शौर्य सर, भोपाल जाने की तैयारी करो। जी नमिता ठाकुर यहीं रहती हैं? नहीं, सालों पहले रहती थी। अब कहाँ है वो? मुझे नहीं पता और पता करना भी नहीं। हमने उसे अपने दिल से, अपनी यादों से निकाल दिया है। लेकिन इस वक्त हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। तो जाइए, ढूंढिए उसे, जो करना है कीजिए, हमें तक ना कीजिए बस। हम आप लोगों को तंग नहीं कर रहे, सिर्फ नमिता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बेटी है आपकी, सिर्फ बेटी को बचाने की कोशिश हो रही है या अपने आप को भी? दयानंद जी, ये कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है, डबल मर्डर हुआ है। आप हमें धमकी दे रहे हैं खून के इल्जाम में फंसाने की? देखिए, हमसे जो गुनाह हुआ है उसके लिए कोई भी सजा काफी नहीं। खुद ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं कर सकता। 3 साल पहले एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गई हमारे नाम। मैं मुंबई जा रही हूं, आफ्ताब खान से शादी कर रही हूं। आफ्ताब खान, तब से आज तक हमारी एक बार भी बात नहीं हुई। ये आपका घरेलू मामला है और इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त हमें आपकी बेटी नमिता और आफ्ताब की तलाश है। हमें नहीं मालूम वो कहाँ है। हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो लोग मुंबई में हैं और हमें उन लोग की तस्वीर चाहिए। किसे मार डाला उन्होंने? जेएम पेंट्स के मालिक हरीश जायसवाल और उनकी एक मुलाजिम। हम पक्का तो नहीं बोल सकते पर हमें शक उन्हीं दोनों पर है। जिस दिन वो उस आफ्ताब से मिली, उसकी जिंदगी उसी दिन से दलदल में धंस गई। जी कितने का रिचार्ज? 50। मैं उन दिनों मुंबई में नौकरी करता था, तब नमिता इस आफ्ताब से मिली और जरूरत देखो हमें आकर बताया भी। नाम क्या बताया उसका? आफ्ताब खान। और वो मोबाइल की शॉप में लोगों के मोबाइल रिपेयर करता है। पोस्ट ग्रेजुएट है माँ, जॉब के लिए अप्लाई किया है उसने, बस तब तक ये काम कर रहा है। और पापा आप तो जानते हो रिसेशन चल रहा है, नौकरियां ना के बराबर है, अकाल पड़ा हुआ। अकाल क्या हमारी बिरादरी में अच्छे लड़कों का पड़ा है, जो तुम्हें ये दूसरे धर्म का लड़का मिला प्यार करने? प्लीज पापा ऐसा मत कहिए। मैं और आफ्ताब एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और हम दोनों ये तय कर चुके हैं। रहता कहाँ है तुम्हारा ये आफ्ताब? हम तो कह देंगे आइसक्रीम दे। जी ये आफ्ताब खान यहीं रहते? जी कहिए क्या काम है? मिलना है, घर पे है तो बुलाओ जरा। 1 मिनट, जा अंदर जाके खेल। हाँ जा, अम्मी आ रही है, जा। जी वो तो अभी दुकान पे गए हैं। उनके माता पिता से बात हो सकती है? जी वो लोग तो यहाँ नहीं रहते, पर काम क्या है आपको? आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनकी बीवी हूँ। क्या आफ्ताब खान शादीशुदा है? जी
शादीशुदा है तो मेरी बेटी को शादी के लिए क्यों पूछ रहा है वो? क्या? तुझे मालूम था ना कि उसकी शादी हो चुकी है? वो एक शादीशुदा आदमी का घर तोड़कर अपना घर बसाएगी? उसका एक बच्चा भी है। उस शाजिया से फुट फुट कर रो रही थी मेरे सामने जब मैंने उससे कहा कि आफ्ताब ने तुझसे शादी के लिए पूछा है। क्यों कर रही है ऐसा? सुनिए, हमें यहाँ मुंबई में आना ही नहीं चाहिए था। चलिए हम वापस भोपाल चलते हैं। बेटी खुद पे रहम कर। इतनी मेहनत से इतनी पढ़ाई लिखाई की, तेरे सामने एक बहुत अच्छी जिंदगी हो सकती है, तो क्यों ऐसे में फंसना चाहती है? उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी, पर हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि उसकी ऐसी क्या मजबूरी थी जो हमारी बेटी ऐसा गलत फैसला ले रही थी और हम भोपाल लौट आए। पर उसकी जिद कहाँ रुकने वाली थी। यहाँ 1 साल उसने जॉब किया, फिर एक दिन बस चिट्ठी देकर गायब। जिस तरह उसने हमें अपनी जिंदगी से गायब किया, उसी तरह हमने उसे अपनी यादों से, अपने दिल से गायब किया है। नमिता ने आपको कभी फोन किया है? नहीं। आफ्ताब की पहली बीवी, उसका एड्रेस, फोन नंबर कुछ रखा है आप लोगों ने? चला आजा जल्दी से अंदर। जी आप लोग कौन? आप शाजिया खान? जी मैं ही शाजिया हूँ। आफ्ताब और नमिता कहाँ मिलेंगे? शाजिया जी, हम रायपुर से आए हैं, क्राइम ब्रांच। आफ्ताब और नमिता कहाँ मिलेंगे? जी आफ्ताब मेरे शौहर हुआ करते थे कभी, पर अब उनके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए, हम एक केस के सिलसिले में यहाँ आए। रायपुर में एक डबल मर्डर हुआ है। हमें शक है कि आपके शौहर आफ्ताब और ये नमिता दोनों इसमें शामिल हैं। आप बता सकती हैं इस समय वो कहाँ रहते हैं? जी वो यहाँ नहीं, चंद्रा नगर रहते हैं, पास में ही है। सर, ये आफ्ताब खान। क्राइम ब्रांच। शाजिया, गलत किया तूने। मैंने कहा था ना तेरा बैलेंस अमाउंट लौटा दूंगा, थोड़ा टाइम दे। मैं इनके पास नहीं गई थी आफ्ताब। ये रायपुर से आए हैं मुझे ढूंढते हुए, तुम्हें ढूंढने के लिए, और उस औरत को भी। नमिता कहाँ है? आफ्ताब, मुझ में क्या कमी है? मैंने कब कहा तेरे में कमी है शाजिया? मैं नमिता से प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ उससे। और मुझसे प्यार नहीं करते? वो तो नमिता के मिलने से पहले ही खत्म हो गया था। और अब्दुल, हाँ, हमारा बेटा अब्दुल, ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अरे वो कैसी औरत है, उसका दिल है या बर्फ खाना। और वैसे भी एक औरत का घर उजाड़कर दूसरी औरत का घर कैसे बच सकता है? देख, ड्रामा मत कर शाजिया। तलाक दे रहा हूं ना बकायदा। तुम्हें जो करना है कर सकती हो, दोबारा निकाह करना है करो, नहीं करना मत करो। खुदा के लिए मुझे आजाद करो। आफ्ताब मेरी बात सुनो। आफ्ताब, तुम ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हो मुझे? हाँ, आफ्ताब, मेरा और अब्दुल का ख्याल कौन रखेगा? आफ्ताब, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। नमिता ठाकुर और आफ्ताब खान, तुम दोनों अपने आप सब कुछ सच सच बताओगे या तुम दोनों को पहले इस बात के सबूत दूं कि 5 अक्टूबर की शाम को तुम लोग रायपुर के राजवीर कॉम्प्लेक्स में हरीश जायसवाल के जेएम पेंट्स के ऑफिस में गए थे? जी नहीं,
मैं कबूल करता हूँ कि हरीश का कत्ल हम दोनों ने किया था, और उस लड़की का भी जिसका नाम हमें मालूम नहीं। क्यों? मैं बहुत परेशान हो गया था सर। एक तरफ शाजिया 5 लाख का नान नफका मांग रही थी अपने और अब्दुल की देखभाल के लिए, दूसरी तरफ हम दोनों नई जिंदगी शुरू कर रहे थे। तुम दोनों पोस्ट ग्रेजुएट हो ना? जी, और हम दोनों ने जी तोड़ मेहनत की थी हरीश के लिए। मैं अपना खून जला जला कर हरीश के लिए क्लाइंट्स लाता था, लेकिन वो क्या? जो मेरा हक था वो उसने कभी मुझे दिया नहीं। नहीं आफ्ताब, मैं तुम्हें वाकई में समझ नहीं पा रहा हूं। सर, पिछले 6 महीने में मैं 15 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आया, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो अगले 5 साल तक अपनी कंस्ट्रक्शन के सारे पेंट रिक्वायरमेंट्स यहीं जेएम पेंट से पूरी करेंगे। तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हें देना इम्पॉसिबल है। सर, 1 साल पहले का टर्नओवर और आज का टर्नओवर कंपेयर कर लीजिए। किराने की दुकान से सुपरमार्केट बना दिया मैंने कंपनी को, और मांग क्या रहा हूँ, प्रॉफिट का छोटा सा हिस्सा। लेकिन मेरे भाई, ऐसे काम नहीं होता है ना। देखो, मैंने तुम्हें सैलरी पर हायर किया और ये इक्वेशन चेंज नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग सिर्फ पार्टनर्स को मिलती है, और तुम मेरे पार्टनर नहीं बन सकते। मुझे इस वक्त पार्टनर्स की जरूरत है भी नहीं। एट बेस्ट मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा सकता हूं, जो कि मैं वैसे भी बढ़ाने वाला था। कितना? 2000 रुपए, फिर एक 5000 का बोनस। सर, एक ऑर्डर जो मैं आपके लिए लाता हूं मिनिमम 10 लाख का होता है। बस आफ्ताब, दिस डिस्कशन इज ओवर। क्या बोला? ऊपर से शाजिया पुलिस और कोर्ट की धमकियां दे रही है। पता नहीं क्या चाहती हो। बर्बाद करना चाहती है हम दोनों को, और क्या। ऊपर से एहसान फरामोश हरीश निचोड़ रहा है मुझे। मैं माँ बापा से भी नहीं पूछ सकती। आफ्ताब, सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुमने गलती की? मैंने कई बार कोशिश की, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वो अपनी पोजीशन से हिलने को तैयार ही नहीं था। सारे क्लाइंट्स फ्रॉम स्क्रैच मैं लेकर आया। अगर उसकी जगह कोई और होता ऐसी छोटी कंपनी का मालिक, तो मुझे तुरंत पार्टनर बना लेता। हरीश जायसवाल ने तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बनाया, इसलिए तुम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर उसे जान से मार दिया। हमें सिर्फ हमारे शेयर के पैसे चाहिए थे, जो हमें मिलने चाहिए। आफ्ताब की मेहनत तो थी। मैंने भी उनका पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट सेटअप किया था, सारे सिस्टम प्रोफेशनली इन प्लेस बना दिए थे। आफ्ताब और नमिता ने कॉम्प्लेक्स पर नजर रखी और एम्प्लॉयज की घर लौटने की टाइमिंग्स नोट की। और नोट किया कि हरीश अक्सर काफी लेट घर जाता है, जो वो पहले से भी जानते थे। अरे आफ्ताब, नमिता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ बैठो। कैसे हो तुम दोनों? बस ठीक ही हैं। सर, मैं घर जाऊं? राधिका, जाने से पहले 3 कप चाय बना के जाना। दूध नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, लेकर आओ ना। और बताओ, कैसे आना हुआ? कट टू कट बात करूंगा हरीश सर, हमें हमारे पैसे चाहिए। फिर वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, वही पुराना झगड़ा। अब ये झगड़ा और भी कीमती हो गया है सर। जो लाखों के क्लाइंट्स मैंने आपको ला कर दिए थे ना, वही आज आपको करोड़ों का टर्नओवर दे रहे हैं। आफ्ताब, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, बात 1000 लाख या करोड़ की नहीं है। तुम ये परसेंटेज वाला ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो ना। देखो, मुझे तो लगा था कि तुम दोनों अपनी नौकरियां वापस मांगने आए, और बिल्कुल सही वक्त पर आए, क्योंकि मैं एक्सपांड कर रहा हूं और इस कंपनी में तुम जैसे वर्कर्स की हमेशा जरूरत होती है। हमें जॉब्स नहीं, हमारा हिस्सा चाहिए। ये थी तुम्हारी सैलरी, जो मैंने सिर्फ 2 महीने में बढ़ाई थी, और जब तुमने कंपनी ज्वाइन की थी तुम्हारी सैलरी इससे आधी थी। कोई मेहरबानी नहीं की थी आपने,
उस 2 महीने में मैंने आपको क्या बिजनेस ला कर दिया वो भूल गए आप? बिजनेस क्या होता है जानते हो आफ्ताब? बिजनेस वो होता है जिसमें बंदा प्रॉफिट और लॉस दोनों अपने सर लेता है, और ये सबके बस की बात नहीं है। जब पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, तब 1 लाख अंडरकट किया था मैंने, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से ना जाए। लॉस हुआ। फिर अगले 2 कॉन्ट्रैक्ट्स में 3 लाख का लॉस हुआ, फिर 4.5 लाख, और उसके बाद 9 लाख का लॉस हुआ। और ऐसे करते करते 8 महीनों में 6 क्लाइंट्स को पकड़े रखने के लिए मुझे करीबन 17.5 लाख का लॉस अपने सर लेना पड़ा, क्योंकि मुझे फीलिंग थी कि प्रॉफिट होगा, जो अब हो रहा है। लेकिन उस टाइम पे कभी भी मैंने अपना दुखड़ा तुम लोगों के सामने रोया कि मेरा इतना लॉस हो गया है, मेरा लॉस शेयर करो? नहीं ना। तो फिर बंद करो तुम्हारा ये बचपन और लौट आओ इस कंपनी में। देखो, आई प्रॉमिस यू, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे अट्रैक्टिव पैकेजेस दूंगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से उन 8 महीनों में मैंने आपको 1 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट ला कर दिया है। मुझे उसका 5% चाहिए बस, जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। लाखों का कैश ऐसे लाकर मैं तुम्हारे पास दे देता था, चाहता तो रख सकता था, चुरा सकता था, नहीं किया मैंने। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब, मैं तुम्हारी ईमानदारी की दाद देता हूं, लेकिन इस ईमानदारी के बदले तुम प्रॉफिट शेयर नहीं मांग सकते। कंपनी मेरी, प्रॉफिट शेयर भी मेरा। अच्छा आफ्ताब। हाँ? कौन? तो तुम दोनों को लग रहा था कि हरीश जायसवाल ने तुम दोनों का हक मारा, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर उसे मार दिया। लेकिन वो बेचारी बच्ची, वो गरीब मासूम बच्ची राधिका, जो महज 18 साल की थी, उसे मारकर कौन सा 5% मुनाफा मिला तुम लोगों को? मुझे लगा कैबिन में कैश होगा, हमेशा होता था। मैंने खुद डीलर से भर भर के कैश हरीश को डिलीवर किया था। ये तो बहुत कम है यार। दूसरे ड्रॉवर में देखो। ये तो चिल्लर है यार। जब मैं कैश डिलीवर करता था कम से कम 5 लाख होते थे यहाँ पर। आफ्ताब, अब हमें निकलना होगा, कोई आ जाएगा। चलो। लंबे और कठिन सर्च के बाद पुलिस को उस नदी से मर्डर वेपन्स, देसी रिवॉल्वर और चाकू बरामद हुए जहां आफ्ताब ने उन्हें फेंका था। सारा स्टाफ इस डबल मर्डर की हकीकत जानकर बुरी तरह से हिल गया। मासूम राधिका का कोई दोष नहीं था, वो अपने मालिक और उसके मुलाजिम के बीच के झगड़े में बेवजह बलि चढ़ गई। उसे अनजाने में रोका गया था, अपने ही हत्यारों के लिए चाय बनाने के लिए। मैंने कहा था ना, वो औरत तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो काम तो तूने बखूबी पूरा कर दिया शाजिया। 5 लाख की मांग की मुझसे, धमकियां दी मुझे। मैंने सिर्फ धमकियां दी थी, और तुमने दगा दी मुझे और हमारे बेटे को, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। उस औरत ने तुम्हें बहकाया, तुम्हें कत्ल करने के लिए मजबूर किया, तुम्हारा साथ तक दिया। छोड़ ना, अब सड़ रहा हूं ना जेल में। खुश है ना तू? प्रेग्नेंट नमिता केस के ट्रायल के दौरान ही मां बनी। आफ्ताब और नमिता को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, धारा 394 के तहत चोरी के उद्देश्य से क्षति पहुंचाने के लिए, धारा 397 के तहत चोरी के उद्देश्य से हत्या या क्षति पहुंचाने के लिए, धारा 25 आर्म्स एक्ट के लिए, धारा 27 हत्या में जानलेवा हथियार इस्तेमाल करने के लिए, और धारा 34 एक ही उद्देश्य से गुनाह में शामिल होने के चार्जेस पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन सटीक थी और स्पेशल कोर्ट ने आफ्ताब और नमिता को दोषी पाया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। नमिता का बच्चा उसके साथ जेल में है। कोर्ट में आफ्ताब ने शाजिया द्वारा मांगी गई भारी नान नफके की रकम के साथ हरीश द्वारा की गई नाइंसाफी को अपना बचाव बनाने की कोशिश की, जिसे जज ने तुरंत खारिज कर दिया। इंसान अपनी सफलता के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसे अपनी काबिलियत का अंदाजा होता है, लेकिन तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए वो किसी दूसरे के कंधे पर बैठकर यह सफर तय नहीं कर सकता। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ,
सीआईडी के एपिसोड के बाद। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहकर एक अच्छे नागरिक का फर्ज अदा करें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।